हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। कल हमने भू आकृति तथा उनके विकास में पढ़ा है। पहली वीडियो में मैंने उसके बारे में थोड़ा आपको बताया है। तो अगर आपको उसके बारे में आपने अगर नहीं देखी है पहली वीडियो, तो एक बार पहली वीडियो देख लीजिए, भू आकृति तथा उनका विकास पार्ट 1 जो है। आज है पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे भू आकृतियों के विकास के 2 महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं। भू आकृति के विकास के 2 महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इसके विकास में कौन से ऐसे 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो भू आकृतियों का विकास करती हैं। मतलब भूमि की जो आकृतियां हैं वो बनाने में, उनका विकास करने में 2 ऐसे कौन कौन से हमारे पास पहलू हैं। भूतल के लगातार बदलते ऐतिहासिक विकास को समझना अत्यंत आवश्यक है। क्यों समझना आवश्यक है? भूतल के लगातार बदलते इतिहास को समझना क्यों आवश्यक है? ताकि इसको असंतुलित किए बिना और भविष्य में इसकी संभावनाओं को कम किए बिना इसका प्रभावशाली रूप से उपयोग किया जा सके। अगर हम ये समझेंगे कि हमारे भूतल का विकास कैसे हुआ है, अगर हम ये समझ लेंगे, उसके बाद ही हम इसको बिना असंतुलित किए भविष्य में इसकी संभावनाओं को कम किए बिना इसका प्रभावशाली रूप से उपयोग कर सकते हैं। भू आकृति विज्ञान भूतल के इतिहास का पुनर्अध्ययन है। भू आकृति विज्ञान क्या है? भूतल के विकास का पुनर्अध्ययन है। ठीक है, जिसमें इसके आकार, पदार्थ व प्रक्रिया जिनसे यह भूतल निर्मित है उसका अध्ययन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? भू आकृति विज्ञान में हम क्या करते हैं, किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? हम करते हैं भूमि का आकार कैसे बना, भूतल का आकार कैसे बना, वो किन किन पदार्थों से बना है और किन किन प्रक्रियाओं से ऐसा हुआ है जिससे भूतल बना है। तो इन सब का अध्ययन किया जाता है भू आकृति विज्ञान के ज़रिए। भूतल पर परिवर्तन अनेक भू आकृति कारकों द्वारा किए गए अपरदन से होता है। भूतल के ऊपर, भूमि के तल पर जो भी परिवर्तन होता है वो भू आकृति कारकों के द्वारा किए गए अपरदन से होता है। कैसे होता है? जब चट्टानों का अपक्षय होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब चट्टानों का अपक्षय होता है तो वो जो अपक्षय से जो पदार्थ निकलता है चट्टानों में से, मिट्टी के कण, जो भी पदार्थ और भी होते हैं तो वो निकलते हैं, तो वो जो इस भू आकृति कारकों के द्वारा वो वहाँ से भू आकृति कारक उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, और जहाँ पे वो ले जाते हैं वहाँ भी तो एक भू आकृति बनी, और जहाँ से वो ले गए वहाँ पे भू आकृति का परिवर्तन हुआ। तो इसी तरह से भूतल पर परिवर्तन अनेक भू आकृति कारकों द्वारा किए गए अपरदन से होते हैं। निस्संदेह निक्षेपण प्रक्रिया भी बेसिनों, घाटियों व निचले स्थल रूपों को भर कर धरातलीय स्वरूप को परिवर्तित करती है। अब हमें निक्षेपण क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि निक्षेपण क्या होता है। निक्षेपण वह प्रक्रिया होती है कि जब जो हमारे भू आकृति कारक हैं, जब वो क्या करेंगे, भू आकृति कारक जब अपरदन करके पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, तो जहाँ वो पदार्थ को ले जाएंगे, जहाँ वो पदार्थ जमेगा, उसको हम क्या कहते हैं? निक्षेपण की प्रक्रिया कहते हैं। तो ये निक्षेपण की प्रक्रिया, जहाँ पदार्थ को जमना, ये बेसिनों को भी भर देती है, घाटियों को व निचले स्थल रूपों को भी भर देती है, और स्थल के स्वरूप को बदल देगी। अगर कोई घाटी है तो पहले वो कैसी थी, वो जिस तरह से थी, तो उसका जो भाग है, घाटी के जो बीच वाला भाग है, वो पूरा भर जाएगा, तो धरातल के स्वरूप में क्या परिवर्तन आ जाएगा। अपरदन के पश्चात निक्षेपण होता है। वो मैंने आपको बता ही दिया था पिछली वीडियो में कि सबसे पहले अपरदन होता है, भू आकृति कारकों द्वारा अपरदन किया जाता है। अपरदन में कौन कौन से कारक जो हैं वो भाग लेते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि भूमिगत जल के द्वारा अपरदन किया जाता है, और प्रवाहित जल के द्वारा अपरदन किया जाता है, हवा के द्वारा अपरदन किया जाता है, तरंगों के द्वारा अपरदन किया जाता है, हिमनद के द्वारा अपरदन किया जाता है। ये पदार्थ को एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह इन पदार्थों को जमा करते जाते हैं, और जहाँ वो पदार्थ जमा होते हैं उस प्रक्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। तो अपरदन के बाद ही क्या होता है? हमारा निक्षेपण होता है। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे हमारे इसमें है कि निक्षेपण होता है और निक्षेपित तल भी फिर से अपरदित होता है। अब वही है कि जहाँ पे निक्षेपण हुआ, मतलब जो भी हमारे भू आकृति कारक हैं
कौन कौन से कारक हैं? जो हमारे भू आकृति कारक हैं वो जैसे भूमिगत जल, प्रवाहित जल, हवा, तरंगे, ठीक है, और हिमनद, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों को ले गए, वहाँ इन्होंने इसका निक्षेपण किया, मतलब जमना शुरू हो गया, भू आकृति का विकास होना शुरू हो गया। तो जहाँ पे अब वो जो भू आकृति का विकास हुआ है वहाँ पे भी कभी ना कभी अपक्षय होगा, जहाँ पे वो पदार्थ जमा है वो टूटेगा फूटेगा, या वहाँ से भी वो बहा कर ले जाया जा सकता है अन्य कारकों द्वारा, जैसे हवा द्वारा या भूमिगत जल द्वारा, जो भी है। तो ये अपर्दन के बाद निक्षेपण होता है, और निक्षेपण के बाद फिर से अपर्दन होता है, और फिर अपर्दन के बाद फिर से क्या होगा? निक्षेपण होगा। और ये सारा काम कौन करेगा? ये सारा काम करते हैं हमारे भू आकृति कारक। और भू आकृति कारक आपको मैंने बता ही दिया कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब आगे अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है कि निक्षेपित तल भी फिर से अपर्दित होते हैं प्रवाही जल द्वारा, भूमिगत जल द्वारा। वही हिमनद, पवने व तरंगे प्रबल अपर्दनकारी व निक्षेपणकारी कारक है, जिनके साथ अपक्षय व वृहत क्षरण भी सहायक होकर भूतल को आकार देते हैं। इसका क्या मतलब है कि भूतल को आकार कैसे मिलेगा? हम यहाँ बात आकृति की कर रहे हैं, ठीक है, कि आकार कैसे मिलेगा। अपक्षय होगा, चट्टानें टूटेंगी फूटेंगी तो उनका भी आकार अलग बनेगा, परिवर्तन होगा आकार में। और उसके बाद वृहत क्षरण भी सहायक होकर भूतल को आकार देते हैं और बदलते हैं। ये भू आकृतिक कारक लंबे समय तक कार्य करते हुए क्रमबद्ध बदलाव करते रहते हैं। भू आकृतिक कारक जो हैं, जैसे नदियां हैं, पवने हैं, जो भी भू आकृतिक कारक है, ये लंबे समय तक काम करते रहते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं? उस जगह में बदलाव करते रहते हैं, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? जिसके परिणाम स्वरूप स्थलों का अनुक्रमिक विकास होता है। जिससे कि क्या होता है? स्थलों का अनुक्रमिक विकास होता है। पर आगे अगर हम पढ़ें, आगे लिखा है कि प्रत्येक भू आकृति कारक एक विशेष प्रकार का स्थल रूप समुच्चय बनाता है। जो भी भू आकृति कारक होगा वो एक विशेष प्रकार का स्थल रूप बनाएगा। जो हवा के द्वारा, हवा की वजह से जो स्थल रूप बनेगा वो अलग तरह का दिखेगा। जो हमारा नदी के द्वारा जो हिमनद होती हैं, नदियाँ होती हैं, उनसे कैसा होता है? घाटियों में वो बहती है तो जो स्थल की आकृति है वो कैसे हो जाती है? तो वो उन्हीं के वो अपने अनुरूप स्थल को आकार देती हैं। भूमिगत जल, जब भूमिगत जल बहता है तो वो अपने आकार से देता है। तो प्रवाहित जल अपने अनुरूप आकार देता है, ठीक है। तो जो ये भू आकृति कारक होते हैं, तो ये जिस भू आकृति को में परिवर्तन लाते हैं ना, जहाँ पे, वहाँ एक अपनी गहरी छाप छोड़ देते हैं। अब मान लीजिए कोई घाटी है, वहाँ कोई नदी बहती होगी, कभी मान लो बहती थी कोई नदी, और वो नदी अब सूख चुकी है, तो वहाँ आपको पता लग जाएगा, देख के आप बोल सकते हो कि यहाँ पहले कोई नदी बहा करती थी। कि ये जो स्थल में परिवर्तन आया है ये किसी नदी की वजह से, ये इसका स्थल का स्वरूप ऐसा है, नदी की वजह से ही ये स्थल इस तरह का दिखता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थल के द्वारा हुआ है, ये नदी के द्वारा हुआ है। अब कोई अगर स्थल में स्वरूप उसकी वजह से हो जाए, हवा की वजह से हो जाए, तो उसमें भी आपको ये पता लग जाता है कि हवा की वजह से ऐसा हुआ है। यानी कि जो भी भू आकृति कारक कुछ भी ऐसा करते हैं कि जो भी भू आकृति में परिवर्तन लाते हैं वो वहाँ अपनी गहरी छाप छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? अपनी गहरी अनोखी छाप छोड़ते हैं। आप जानते हैं कि अधिकतर भू आकृति प्रक्रियाएं बहुत धीरे धीरे कार्य करती हैं। अब आपको ये भी पता है कि भू आकृति प्रक्रियाएं बहुत धीरे धीरे कार्य करती हैं। उनके परिणाम द्वारा ही देखा या मापा जा सकता है, और उनके परिणाम द्वारा ही देखा या मापा जा सकता है। ये परिणाम क्या हैं? ये परिणाम कुछ और नहीं अपितु स्थल रूप और उनकी विशेषताएं हैं। क्या परिणाम है? स्थल के रूप, किस तरह का उसका स्थल का रूप है, और उसकी उस स्थल के रूप की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसी से ही हम नाप सकते हैं, ठीक है। अतः इन स्थल रूपों का अध्ययन ही इनकी प्रक्रियाओं और कारकों के विषय में बताएगा। इन स्थल रूपों का अध्ययन, अगर हम स्थल रूप, कोई स्थल है वहाँ का अगर अध्ययन करेंगे तभी हमें पता कर पाएंगे कि इनकी प्रक्रियाओं और कारकों का, कि ये किसकी वजह से ऐसा स्थल रूप बना है, क्या इसके कारक रहे होंगे, किन क्या क्या प्रक्रियाएं हुई होंगी, तो क्यों इसका स्थल रूप ऐसा है, ये तभी पता लगेगा। अगर हम उस स्थल रूप का अध्ययन करेंगे तभी हम उस स्थल रूप के बारे में जान पाएंगे जिन्होंने इसे निर्मित किया है या कर रहे हैं। अधिकतर भू आकृति प्रक्रियाओं का बोध नहीं होता।
ऐसी कुछ प्रक्रियाएं बताइए जो देखी जा सकती हैं तथा कुछ ऐसी जिन्हें देखा नहीं जा सकता। तो ये इस बारे में हम कल पढ़ेंगे कि अधिकतर जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता है, धीरे धीरे होती हैं और उनको देखा नहीं जा सकता, और कुछ ऐसी होती हैं जो देखी जा सकती हैं, उनके बारे में हम जो है वो कल पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने देखा, इसमें पढ़ा है कि भू आकृति कारक के जो विकास में दो महत्वपूर्ण पहलू, कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं जो भू आकृतियों के विकास में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है, और किस तरह से भू आकृतियों का विकास होता है। तो अगर हम इसको देखें तो हमने ये पढ़ा है आज कि हमें अगर किसी भू आकृति के बारे में जानना है तो उसके इतिहास से, उसके ऐतिहासिक विकास को समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है। हमने देखा कि अपर्दन, पहले अपर्दन होता है भू आकृति कारकों द्वारा, फिर वो अपर्दन जो है, फिर उससे क्या निक्षेपण की प्रक्रिया अपर्दन के बाद होती है, तो जो निक्षेपण होता है उसका भी अपर्दन किया जाता है बाद में भू आकृति कारकों द्वारा, और फिर से निक्षेपण की प्रक्रिया होती है। और हमें पता है भू आकृति कारक कौन कौन से हैं जो इसमें भाग लेते हैं: हवा, भूमिगत जल, प्रवाहित जल और पवनें, तरंगें, ठीक है, हिमनद। तो ये सब हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि अगर भू आकृति कैसे बनी, उसका अगर हमें पता करना है, मतलब कैसे बनी है और उसमें कौन कौन से कारक, किस कारक ने भाग लिया है, कौन कौन से भू आकृति कारकों ने भाग लिया है, ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस स्थल रूप का अध्ययन करना पड़ेगा। अगर हम उस स्थल रूप का अध्ययन करेंगे तभी हम जान पाएंगे कि उस भू आकृति कारक को बनाने में कौन कौन सी प्रक्रियाओं से वो बनी है और क्या उसमें भू आकृति कारकों ने, कौन कौन से भू आकृति कारकों ने भाग लिया है। चलिए अब इसके आगे हम अगले आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे।